किस तरीके के पूछे जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में अलग अलग चैप्टरों के अलग अलग प्रकार के किस तरीके के एमसीक्यू आ सकते हैं वो इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बिना स्किप किए हुए बने रहिएगा ताकि आपको आसानी से पता चल सके कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है और पहला क्वेश्चन लिया गया है चैप्टर नंबर 15 संभावना, जिसे प्रायिकता भी कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आपके हाथ में रहे हुए प्रश्न पत्र में 101 अंक प्राप्त करने की संभावना क्या होगी। आप जो परीक्षा में बैठे हुए हैं, आपके हाथ में प्रश्न पत्र है और प्रश्न पत्र कितने मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके हाथ में रहे हुए प्रश्न पत्र में 101 अंक प्राप्त करने। अब आपको पता है कि आपके हाथ में जो प्रश्न पत्र है वो 100 नंबर का है, तो 100 में से 101 अंक तो आने से रहे। तो ये चीज कैसी है? असंभव है कि 100 में से 101 नंबर नहीं आ सकते। तो असंभव ये घटना कैसी है? असंभव घटना है। और असंभव घटना की संभावना असंभव घटना है जिसकी संभावना हमेशा क्या होती है? 0। इसी प्रकार का हम एक दूसरा प्रश्न देखते हैं कि सूर्य पश्चिम से उगे, इस घटना की संभावना क्या होगी? आपको पता है कि सूर्य कहां से उगता है? हमेशा पूर्व से उगता है। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन सूर्य कभी पश्चिम से नहीं उग सकता। तो सूर्य पश्चिम से उगे, ये चीज भी कैसी है? असंभव चीज है। और असंभव घटना की संभावना कितनी होती है? 0 होती है। अगर इसी प्रकार का आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सूर्य पूर्व से उगे, उस घटना की संभावना बताइए। तो सूर्य हमेशा कहां से उगता है? पूर्व से ही उगता है। वो चीज कैसी है? संभव है। और संभव घटना की संभावना हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। उम्मीद करता हूं आपको दोनों प्रश्न समझ आए होंगे। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 आपको दिया गया है m = 15, xy = 10, z बराबर क्या करना है आपको। यह आपका चैप्टर नंबर 14 से लिया गया है, जिसे स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी बोलते हैं, जहां पर m को हम क्या बोलते हैं? माध्यक। x बार को क्या बोलते हैं? मध्यक या माध्य। और z क्या होता है? बहुलक। ये प्रश्न अक्सर कर पूछा जाता है। तो होगा क्या कि ये 3 चीजों में से जब भी 2 की कीमत दी हो, ध्यान से समझिएगा, 3 चीजों में से मतलब m, x बार और z में से 2 की कीमत दी होगी और तीसरे का मान जब भी पूछा गया हो, जैसे यहां पर m की कीमत दी है, x बार की कीमत दी है और z का मान पूछा गया है, तो आपको एक सूत्र याद रखना है। तो सूत्र होता है z बराबर 3m - 2x बार। जब भी तीनों में से 2 की कीमत दी हो और तीसरे का मान पूछा हो, तो आपको फॉर्मूला हमेशा यही लगाना है, z बराबर 3m - 2x बार। अब इस सूत्र में जो 2 चीजें आपको दी हैं उनकी कीमत रख देंगे। z हमें ज्ञात करना है, तो z जैसे का तैसा, 3 है तो क्या आएगा? 3, बीच में कोई चिन्ह नहीं, गुणा m की जगह m की कीमत रख देंगे, कितनी आएगी? 15। माइनस है तो क्या आएगा? -2 गुणा x बार की कीमत कितनी है? 10 है, तो मैंने 10 रख दिया। तो z बराबर 3 का 15 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 45 माइनस 10 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा? 20। तो 45 में से 20 माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 25। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 में आपको 2 समीकरण दिए हैं, x बार - z = 3, x बार + z = 45। तो आपको m की कीमत ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल करके x बार और z की कीमत ज्ञात कर लेंगे। और मैंने आपको बताया कि
कि जब दो चीजों की कीमत पता हो और तीसरे की कीमत ज्ञात करनी हो तो सूत्र हम क्या लगा देंगे, z बराबर 3m माइनस 2x बार। तो सबसे पहले हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे और समीकरण को हल करके x बार और z की कीमत ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण हल करेंगे तो क्या होगा कि जैसे यहां पर दिया है 2 माइनस 2, तो 2 में से 2 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 0। किस तरीके से, मैंने इसमें नया क्या बताया कि 2 में से 2 माइनस करते हैं 0 ही आता है, सही बात। इसके आगे कुछ नहीं तो किसका चिन्ह होगा, प्लस का। यहां से आपको ध्यान क्या रखना है कि चिन्ह अलग अलग हो और संख्याएं समान हो तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। इसी प्रकार से यहां पर देखना है ये प्लस का है ये माइनस का है, तो चिन्ह कैसे हैं अलग अलग और संख्याएं कैसी हैं समान, तो इससे ये कट जाएगा, मतलब क्या आएगा, 0 आएगा। तो x बार, एक x बार ये है, एक x बार ये है, तो कितना हो गया 2x बार बराबर 45 में 3 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। यहां तक क्लियर हुआ। तो बढ़ते हैं आगे, यहां से x बार की कीमत ज्ञात करेंगे तो x बार बराबर कितना आएगा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं गुणा, तो कितना आएगा 48। x बार की कीमत ज्ञात करनी तो 2 को बराबर के उधर ले जाना है, यहाँ गुणा में है तो इधर इसमें आ जाएगा भाग में। 2 से ये काट दिया, 2 दूनी 4 और 2 चौकू 8, तो x बार बराबर कितना आया 24। x बार की कीमत मुझे मिल गई, अब मुझे कीमत किसकी निकालनी है, z की। तो x बार की कीमत हम समीकरण 1 में रख देंगे अथवा 2 में रखेंगे, तो मुझे किसकी कीमत मिल जाएगी, z की मिल जाएगी। तो यहां लिख देते हैं कि x बार की कीमत समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 यहां पर क्या है, x बार प्लस z बराबर 45। x बार की जगह x बार की कीमत रख देंगे कितनी, 24, तो यहां पर मैंने लिख दिया 24। प्लस है तो क्या लिख दिया प्लस, x बार की जगह x बार की कीमत रख दी 24, प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया, z जैसे का तैसा बराबर कितना आएगा 45। मुझे z की कीमत ज्ञात करनी है तो इसके आगे कुछ नहीं, प्लस और बराबर के उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। z बराबर कितना हो जाएगा 45, यहाँ प्लस का है इधर किसका हो गया, माइनस का। इसमें से ये माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 21। मुझे x बार की कीमत मिल गई और z की कीमत मिल गई। और मैंने आपको बताया था कि जब दो चीजों की कीमत हमें पता हो और तीसरे की कीमत ज्ञात करनी हो तो सूत्र हम क्या लगाते हैं, z बराबर 3m माइनस 2x बार। अब क्या करेंगे, इस सूत्र में जिन दो चीजों की कीमत पता है उन दोनों का मान रख देंगे। तो z का मान हमें पता है कितना आया 21 बराबर 3, n क्या करना है क्या, तो n जैसे करता है सब माइनस 2, बीच में कोई चिन्ह नहीं, क्या आएगा गुणा, और x बार की कीमत कितनी है 24, तो कितना आएगा 21 इज इक्वल टू 3m माइनस 24 का गुणा 2 में करेंगे कितना आएगा 48। मुझे m की कीमत ज्ञात करनी है तो 48 को इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 21, यहाँ माइनस का है इधर किसका हो जाएगा प्लस का, 48 बराबर 3m जैसे का तैसा। अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 8 में एक जोड़ा कितना आया 9 और 4 में 2 जोड़ा कितना आया 6। n की कीमत ज्ञात करनी है तो 3 को बराबर के इधर लाना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, गुणा, और गुणा वाला किस में जाएगा भाग में। तो यहां से n की कीमत मिल जाएगी 3 का, जब इसमें हम भाग देंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 और 3 किया कितना हो जाएगा 9। इस तरीके से जब दो चीजों की कीमत आपको पता हो और तीसरे की कीमत ज्ञात करनी हो तो आसानी से इस सूत्र का उपयोग करके आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये भी हमारा प्रश्न समझ आया होगा। तो प्रश्न नंबर 5 है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। ये सवाल आपको देखने में कठिन लगते लेकिन एकदम आसान होते। तो
तो प्रश्न नंबर 5 है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात कीजिए। तो सवाल में व्यास कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। तो यहां लिख देंगे व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर। और मुझे क्या निकालना है? गोले का घनफल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? गोले का घनफल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि 1 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का घनफल ज्ञात करो। तो यहां पर व्यास आपको दिया है 1 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर। और निकालना क्या है? गोले का घनफल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? गोले का घनफल ज्ञात करने के लिए उसका सूत्र लगा देंगे। कितना होगा? 4/3 पाई r की घात 3। और यहाँ विकल्प दिए हैं आपको 4 ABCD। तो आंसर जो लाना है वो किस रूप में लाना है? पाई के रूप में लाना है। मतलब पाई की कीमत आपको रखनी नहीं। अब यहां पर r क्या होता है? r को हम बोलते हैं रेडियस, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। और आप एक चीज याद रखना कि जब भी आपको व्यास दिया हो तो आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो व्यास जब भी दिया हो तो त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? त्रिज्या को हम किससे दर्शाते हैं? r से। तो त्रिज्या r बराबर क्या होगा? व्यास बटे 2। क्या होगा? व्यास बटे 2। और व्यास का मान कितना दिया है? 1/2 जैसे का तैसा सेंटीमीटर बराबर 4/3 जैसे का तैसा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंसर आपको पाई के रूप में लाना है, तो पाई जैसे का तैसा हम रख देंगे। बीच में कोई चिन्ह नहीं गुणा, r की जगह r की कीमत रखेंगे। और r की कीमत कितनी है? 1/2। r की कीमत कितनी है? 1/2। लेकिन घात 3 है तो 1/2 का कितने बार गुणा करेंगे? 3 बार। यहां तक क्लियर हो? तो ये काट देते हैं, 2 दूनी 4, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ऊपर कितना है? 1 × 1 × 1 मतलब 1 एकम 1 एकम 1। और नीचे क्या बचा? 3 दूनी 6। पाई है तो क्या आएगा? पाई। घनफल को हमेशा क्या लिखते हैं? घन। और सेंटीमीटर दिया तो यहां क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या आ गया? 1/6 पाई। तो कौन सा आंसर है? बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। यदि गोले का घनफल 4/3 पाई घन सेंटीमीटर हो तो उसका व्यास ज्ञात करो। यहां पर आपको गोले का घनफल दिया गया है और व्यास पूछा गया है। तो आपसे जब भी व्यास पूछा जाए तो व्यास का सूत्र क्या होता है वो ध्यान रखिएगा। व्यास बराबर होता है 2 गुणा त्रिज्या। 2 गुणा त्रिज्या, ये व्यास का सूत्र होता है। तो बराबर 2 है तो 2, त्रिज्या को हम रेडियस बोलते हैं, पहला अक्षर r है तो r का मान आपको ज्ञात करना है। व्यास ज्ञात करने के लिए आपको r का मान पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि गोले का घनफल इतने घन सेंटीमीटर है, तो यहां पे लिख देना है गोले का घनफल बराबर, गोले का घनफल कितना दिया है? 4/3 पाई। और गोले के घनफल का आपको जो सूत्र पता है वो आपको सूत्र लिख देना है। तो गोले के घनफल का सूत्र क्या होता है? 4/3 पाई r की घात 3 बराबर इधर जैसे का तैसा। मुझे कीमत किसकी निकाली? r की निकाली। मतलब इन सबको कहां ले जाएंगे? बराबर के उधर ले जाएंगे।
तो क्या आ जाएगा r की घात 3 बराबर 4/3 पाई। जब इसे बराबर के उधर ले जाएंगे तो नीचे वाली संख्या कहां जाएगी, ऊपर, और ऊपर वाली संख्या कहां जाएगी, नीचे। यहां तक क्लियर हुआ। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, और 4 एकम 4, कितने बार कट गया, एक बार। तो r की घात 3 बराबर कितना आया, 1। मुझे कीमत किसकी निकालनी है, r की। तो r बराबर क्या होगा, यहां से घन का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, घनमूल। घात 3 हटाएंगे तो इधर घनमूल आएगा, घात 4 हटाते तो चतुर्थ मूल आ जाता, एक जैसे का तैसा। और एक का वर्गमूल निकालो या घनमूल निकालो या चतुर्थ मूल, कोई भी मूल निकालना हो वो हमेशा कितना होता है, 1। और सेंटीमीटर दिया तो क्या आएगा, सेंटीमीटर। इस प्रकार से r की कीमत आ गई 1 सेंटीमीटर बराबर 2 है तो 2, बीच में कोई चीज नहीं, गुणा r की जगह r की कीमत रख देंगे 1 सेंटीमीटर, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। इस प्रकार से गोले का व्यास आ गया 2 सेंटीमीटर। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो प्रश्न नंबर 7 है जो वृत्त से लिया गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल तथा परिधि की माप संख्यात्मक रूप से समान हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, यहां मैंने लिख दिया वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि की माप, तो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि की माप संख्यात्मक रूप से कैसी है, समान है, और समान है इसलिए मैंने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। क्या कह रहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि संख्यात्मक रूप से कैसी है, समान है। समान है मतलब कैसी है, बराबर है। तो क्षेत्रफल और परिधि का मान आपस में कैसा है, समान है। तो वृत्त की आपको त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको क्या करना है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर वृत्त की परिधि का सूत्र आपको लगाना है, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। यहां तक क्लियर हुआ। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, मतलब आर का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, पाई आर की घात कितनी है, 2, मतलब आर को कितने बार गुणा करके लिख सकते हैं, 2 बार। अगर यहाँ घात 3 होती तो आर का कितने बार गुणा कर देते, 3 बार। तो पाई जैसे का तैसा आर की घात 2 थी, तो आर का मैंने कितने बार गुणा कर दिया, 2 बार, बराबर 2 पाई आर जैसे का तैसा। अब ध्यान से समझिएगा कि बराबर का चिन्ह हो और दोनों पक्षों में कुछ भी समान हो, बराबर का चिन्ह दिया गया हो और दोनों पक्षों में कुछ भी समान हो तो आपस में कट जाता है। इस प्रकार से इधर भी पाई आर है, इधर भी पाई आर है, तो पाई आर से पाई आर क्या हो गया, कट गया। तो आर बराबर कितना आएगा, 2, और आर ही क्या है, वृत्त की त्रिज्या। इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है, 2। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 आपको दिया है कि दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, तो उनकी परिधि का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहां पर 2 वृत्त दिए गए, मैंने एक वृत्त ये मान लिया, एक वृत्त ये मान लिया, इसका नाम पहला वृत्त दे दिया, इसका दूसरा। 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों को का अनुपात, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि जैसे यहां लिखा है 1:4, तो अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, मतलब 1/4। तो 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो मैंने मान लिया 2 वृत्त कौन से, एक पहला वृत्त है तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, अनुपात को हम किस में लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल।
दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, 1:4, और अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बटे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 1/4, मतलब 1/4। अब आपको क्या करना है कि वृत्त के क्षेत्रफल का आपको सूत्र लिख देना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बटे वृत्त का क्षेत्रफल यहां भी दिया है, तो क्या आएगा, πr² बराबर 1/4 जैसे का तैसे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पहला वृत्त बोला था तो इसकी त्रिज्या मैंने r1 दे दी, यहाँ दूसरा वृत्त बोला था तो इसकी त्रिज्या मैंने दे दी r2। ऊपर नीचे कुछ भी समान होता है तो कट जाता है, तो यहाँ पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, r1, इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, r1 का भी स्क्वायर है, r2 का भी स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं r1 बटे r2 की घात 2, क्योंकि इसका भी वर्ग दिया है, इसका भी वर्ग दिया है। और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 1, क्योंकि 1 एकम कितना रहने वाला है, 1, और 4 को अगर हम तोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 गुणा 2। 1 एकम कितना हुआ, 1, और 2 दूनी कितना हो गया, 4। 4 को मैंने तोड़ दिया कितने बार, 2 गुणा 2। तो r1 बटे r2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 का कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार, तो 1/2 की घात में क्या लिख सकता हूं, 2। यहां तक क्लियर हुआ। अब बराबर का चिन्ह हो, कुछ भी समान हो, कट जाता है, तो वर्ग से वर्ग क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब r1 बटे r2 का मान कितना आया, 1/2। r1 क्या है, पहले वृत्त की त्रिज्या है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या r2 है, तो दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात आ गया 1/2। लेकिन मुझे निकालना क्या है कि उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। तो उनकी परिधि, उनकी किनकी, इन दोनों वृत्तों की परिधि का अनुपात, मतलब पहले वृत्त की परिधि, पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो वृत्त की परिधि का मैंने सूत्र लगा दिया 2πr। इसी प्रकार से नीचे भी वृत्त की परिधि है तो उसका भी सूत्र क्या होगा, 2πr। पहले वृत्त की है तो पहले वृत्त की त्रिज्या क्या है, r1, और दूसरे वृत्त की परिधि में दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, r2। ऊपर नीचे कुछ भी समान होगा वो कट जाएगा, तो 2π से 2π कट गया, बचा क्या, r1 बटे r2। और r1 बटे r2 का मान कितना दिया है, 1/2, 1/2। तो पहले वृत्त की परिधि बटे दूसरे वृत्त की परिधि बराबर कितना आया, 1/2। और बटे को हम किस में लिख सकते हैं, अनुपात में, मतलब क्या होगा, 1/2। तो उनकी परिधि का अनुपात कितना होगा, 1/2 होगा। उम्मीद करता हूं आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अगर सारे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ आए हो तो ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी प्रकार के बोर्ड एग्जाम में आने वाले छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न की वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो भी देखने हैं आपको तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।